कैसे हैं आप सब? कुशल मंगल हो तो ऐसी ईश्वर से मैं हमेशा प्रार्थना करता ही रहता हूं, आपको पता ही है। तो आज की बात शुरू करते हैं। मुझे आप जानते हैं और मैं जो कहानियां सुनाता हूं उस शो का नाम है देश की बात सुनाता हूं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कला की जिसका इस्तेमाल आजकल हर जगह हो रहा है। मार्केटिंग, ब्रांडिंग, ट्रेड सीक्रेट, यूनिक कंटेंट, कुछ अलग होना चाहिए बॉस। ये सब शब्द आप हर रोज सुनते होंगे, समझते भी होंगे और ये भी जानते होंगे कि इनसे बहुत कमाई भी होती है और इसे करने की पढ़ाई भी होती है। लेकिन इसकी शुरुआत कहां से हुई? कैसे ये सब बातें हमारे जीवन में आई और फिर इतनी महत्वपूर्ण हो गई कि लोग इससे पैसे कमाने लगे। और तो और पेटेंट, कॉपीराइट भी लेने लगे हैं ताकि कोई और इसका इस्तेमाल बिना आपकी इजाजत के ना कर पाए और उसे करना हो तो उसे पैसे देने पड़े। आइए आज आपको मार्केटिंग, ब्रांडिंग, ट्रेड सीक्रेट, यूनिक कंटेंट की नर्सरी में लेकर चलता हूं। आजकल जिससे मिलिए वो किसी ना किसी ब्रांड की बात करता है। जूते से लेकर टोपी तक और खुशबू से लेकर बदबू तक हर चीज का ब्रांड है। जेब में पैसे के हिसाब से लोग ब्रांड पहनते हैं। उनको लगता है कि ऐसा करके उनकी इज्जत का प्रमोशन हो गया है। भले पैसे खर्च हो गए, उनकी पर्सनालिटी का सम्मान जो है वो बढ़ता रहना चाहिए। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि ये जो रुतबा बढ़ाने का रेडीमेड फॉर्मूला है, इसके पीछे वजह क्या है? क्यों ऐसा हो जाता है कि आप कोई महंगा ब्रांड पहन ले तो लोगों की नजर आपके प्रति बदल जाती है, या फिर वो ब्रांड आपकी आर्थिक, सामाजिक हैसियत का लाउड स्पीकर बन जाता है? बहुत गहरी बात है, समझना बहुत जरूरी है। मेरे साथ अलीगढ़ चलिए, वहां एक दुकान है। उसकी कहानी में आपको इन सवालों का एक सीधा सादा जवाब मिलेगा। साथ में चलते हैं। अच्छा, शेरवानी इतना आसान नहीं है बनाना, बाकी ड्रेस तो बहुत आसान है। तो ये शेरवानी जो है एक तारीखी चीज़ है। ऑटोमन एम्पायर जब थी उस वक्त से ये शेरवानी हमारे इंडिया में इसको मकबूल शोहरत मिली। हालांकि मैं खुद अपने मैं एक इंजीनियर हूँ। मुझे इसी में इंटरेस्ट आया कि मैं इसी काम को आगे बढ़ाऊँ। अच्छा, शेरवानी इतना आसान नहीं है बनाना, बाकी ड्रेस तो बहुत आसान है, लेकिन शेरवानी बनाने के लिए पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर को देखना ज़रूरी होता है कि बॉडी का शेप क्या है, इस शेप में कौन सी शेरवानी जो है वो ज़्यादा फिट होगी। इस चीज़ को देख कर के शेरवानी बनाई जाती है। पहले शेरवानी बनाने में एक हफ्ता, दो हफ्ते लग जाते थे। शुरुआत जो की वो सबसे पहले जो तालिब नगर के नवाब साहब थे, नवाब अब्दुल समी खां, उनकी शेरवानी पहले दिल्ली में जाती थी सिलने के लिए। वहाँ एक बड़ी रैंकिंग कंपनी थी ब्रिटिश, उसमें सिलती थी और उसमें उन्हें कई बार जाना पड़ता था उसके लिए, ट्राई के लिए और फिटिंग के लिए। लेकिन सबसे पहले हमारे वालिद साहब ने उनकी शेरवानी उन्हीं के बाग में रह कर के सी और वो उन्हें बहुत पसंद आई। उसके बाद से फिर ये सिलसिला शुरू हो गया। फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन जब वाइस चांसलर बने जामिया मिल्लिया के, तो उन्होंने उस वक्त शेरवानी सिलवाई। और वो सिलसिला जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, अभी बिहार के गवर्नर, फिर वाइस प्रेसिडेंट, फिर प्रेसिडेंट, तकरीबन 17 साल शेरवानी उनकी सिली गई, डॉक्टर जाकिर हुसैन। और उसके बाद जितने भी प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया हैं, वीवी गिरी हैं, संजीवा रेड्डी हैं, डॉक्टर फ़खरुद्दीन अली अहमद हैं और ज्ञानी ज़ैल सिंह हैं और डॉक्टर अबुल कलाम हैं। और उसके अलावा जो मौजूदा हमारे प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं, राम नाथ कोविंद, प्रणब मुखर्जी, इन सब की शेरवानियाँ हमारे से सिल के जाती रही हैं। इसके अलावा जो फिल्म इंडस्ट्री में भी हमारी शेरवानी मशहूर हुई, तो एक तो ये कि सैफ अली ख़ान ने जो पर्सनली हमसे शेरवानी सिलवाई बुला करके, और उसके अलावा इससे पहले मजरू सुल्तानपुरी थे, वो शेरवानी पहना करते थे। वो मुस्तक़िल शेरवानी हमारे यहाँ की पहना करते थे। तो ये शेरवानी जो है एक तारीख़ी चीज़ है
और जो है एक हिस्टोरिक है, हिंदुस्तान की तारीख़ है और ये हिंदुस्तानी लिबास है। ये शेरवानी जो है एक बहुत पुराना, जो एक गंगा जमनी तहज़ीब का एक हिस्सा है शेरवानी, और ये आज से नहीं है, सैकड़ों साल पहले से ये शेरवानी का लिबास चला आ रहा है। और ख़ास तौर से जितने भी नवाब और राजा महाराजा ये लोग इस शेरवानी को पहना करते थे। जिस वक्त इंडियन इंडिपेंडेंस में इंडिया में तकरीबन 500 रियासतें थीं, 500 रियासतों के सारे नवाब शेरवानी में रहते थे। और उसके जब पहली जो इंडियन यूनियन बनी है उसमें जो जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है वो शपथ ली है, उसमें सारे मिनिस्टर शेरवानी में थे। ऑटोमन एम्पायर जब थी उस वक्त से ये शेरवानी हमारे इंडिया में इसको मकबूल शोहरत मिली, और उस वक्त से अब तक जो है शेरवानी में जो है लोग ने, अब एक आम हो गई ये शेरवानी, हर आदमी उसको पहनने के लिए। लेकिन पहले ये शेरवानी जो है सिर्फ राजा महाराजा नवाब ये लोग पहना करते थे। तो मैं, हालांकि मैं ख़ुद अपने जो है मैं एक इंजीनियर हूँ और मैंने मास्टर्स किया मैकेनिकल इंजीनियर में, लेकिन चूँकि मैं अपने वालिद साहब के साथ रहा इसलिए मुझे इसी में इंटरेस्ट आया कि मैं इसी काम को आगे बढ़ाऊँ। इसलिए मैंने वहाँ की सर्विस, जो एक मैं लेक्चरर था यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग कॉलेज में, उसको छोड़ करके मैंने यहाँ पर काम शुरू किया। हमारा ये सेकंड जनरेशन है, अब थर्ड जनरेशन भी अब आ गई है। थर्ड जनरेशन जो है उसने भी काम शुरू कर दिया है, लेकिन हमारी अपनी सेकंड जनरेशन है। नहीं, शेरवानी तो चूँकि एक जो है सेलिब्रिटी का लिबास है, तो इसमें हमने इसको काफ़ी इम्प्रूव किया है। और उसके अलावा मौजूदा ज़माने में मॉडर्न उसमें जो ये डिज़ाइनर शेरवानी के नाम से आई आगे, और अब डिज़ाइनर शेरवानी बहुत मकबूल है और हर आदमी शादी पर इसको पहनना पसंद करता है। तो इसलिए अब इसको हमने जो है मॉडर्न उसमें ला करके इसको डिज़ाइन में इसको कन्वर्ट किया है शेरवानी को, ताकि जो शादी पर जो शेरवानी है ताकि वो एक अलग नज़र आए, एक दूल्हा जो है वो एक अलग नज़र आए, उसकी एक पहचान हो। इसलिए हर शख्स अपनी शादी पे ही चाहता है कि मैं शेरवानी पहनूं। इसमें दोनों है, हाथ का काम भी है, अभी भी खूब हाथ का काम होता है, और अपने पुरानी जो मशीनें उन्हीं से ही हम इस काम को करवाते हैं। जो नई मशीनें आ रही हैं उनसे नहीं होता, वो तो एक रेडीमेड के लिए ठीक है, वो फिक्स कर दी जाती हैं, उसमें रेडीमेड काम चलता रहता है। लेकिन हमारा काम जो है वो उससे नहीं चलता, बल्कि हमारा काम तो चूँकि हाथ का काम है, हैंडवर्क है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा। ये हमारी शॉप जो 1944 से है। हमारे दादा जो है मेहंदी हसन जो टेलर के नाम से मशहूर हैं, उन्होंने जो इसकी शुरुआत करी थी 1944 में। और उसके बाद जो है फिर हमारे वालिद साहब फादर जो है अनवर मेहंदी साहब हैं, वो मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो देख रहे हैं, और हम जो है हमारे वालिद साहब हैं, हम भी जो है इस काम को सीख रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। जो एक्टर्स हैं उनमें राज बब्बर की भी बनी है और सैफ अली खान ने भी अभी बनवाई है और उन्होंने बहुत पसंद करी है। और वाइस प्रेसिडेंट जो है हामिद अंसारी साहब मुस्तकिल जो है हमारे यहाँ की शेरवानी पहनते हैं। और एक बात और बताते चलूँ कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो पूरी दुनिया के अंदर जो है इल्म और अदब का गहवारा माना जाता है, और शेरवानी की रिवायत जो है यहाँ पर बहुत पुरानी है। हम तो 3 पीढ़ियों से पहनते हुए आ रहे हैं यहाँ की शेरवानी। यहाँ ऐसी फिटिंग बनाते हैं कोई टेलर आसपास बना नहीं पाता। हजारों दुकानें, लेकिन इस जैसी फिटिंग कहीं नहीं। जब मैं 2018 में अलीगढ़ आया तो मैंने इनके बारे में काफ़ी कुछ सुना था। मैंने सुना था कि यहाँ से जवाहरलाल नेहरू, काफ़ी पुराने लोग जो सेलिब्रिटी है, जो नेता है, चॉइस करते हैं, अगर वो अलीगढ़ आते हैं तो यहाँ जरूर विजिट करते हैं, क्योंकि ये अपने एक शेरवानी के नाम से ही फेमस है। प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद, इनकी 2 शेरवानियाँ सिली हैं, एक ब्लैक कलर की और एक बादामी कलर की। उसके अलावा पूर्णम मुखर्जी की बनी है, और वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी साहब, उनकी काफ़ी सारी शेरवानियाँ सिली हैं। और उसके अलावा एक APJ अब्दुल कलाम साहब की सिली। हमारे यहाँ की शेरवानी की जो फिटिंग है वो बॉडी का मुताबिक हम बनाते हैं। बॉडी फिट, जैसे बॉडी का कट होता है उसके हिसाब से उसको शेप दे करके बनाया जाता है। यह खूबी है जो और टेलर इसको नहीं दे पाते। वैसे मैं एक इंजीनियर हूँ, लेकिन मैं अब इस काम में ही अपने आप को मैं अच्छा महसूस करता हूँ,
और अब नेक्स्ट जनरेशन जो हमारी तीनों बेटे हैं हमारे, वो भी इसी काम में हैं। और अपने वालिद साहब यानी मेहदी हसन साहब जो थे, उनसे हमने इस काम को सीखा और इसको हम अब आगे बढ़ा रहे हैं। बात को समझिए, कोई आदमी अपनी जानकारी, परिश्रम, लगन, त्याग से एक ऐसी चीज बनाता है जिसको सब पसंद करते हैं, फिर वो पीढ़ियों तक वैसा ही प्रोडक्ट देता रहता है जो लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरता है। ऐसी छवि बनाता है कि लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं। उनको लगता है कि ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से उनकी इमेज बदलेगी। ये होता है ब्रांड। इसका इतिहास समझने के लिए मैं आपको लखनऊ ले चलता हूं। एक पुश्तैनी दुकान है जहां बिकते हैं संगीत के यंत्र, लेकिन असल में वहां संगीत की परंपरा को संभालने, बचाने और संवारने का काम भी हो रहा है। कैसे? देखिए ये बहुत ही प्यारी सी कहानी। अल्लन साहब एंड सन्स, लखनऊ की लाटूश रोड पर करीब 100 साल पुरानी दुकान। 1925 में इसकी शुरुआत प्रसिद्ध संगीतकार नौशाद के मामा ने की थी। हारमोनियम बनाने और ठीक करने के लिए ये दुकान पिछले 95 साल से विश्वास का दूसरा नाम है। हाँ, हमारे दादा को भी बहुत अच्छी म्यूजिक आती थी, हमारे फादर को भी बहुत अच्छी म्यूजिक आती थी, तो जिसकी वजह से ट्यूनिंग में उनको बहुत इजी हो जाता था, क्योंकि बगैर हारमोनियम प्ले किए हुए ट्यूनिंग नहीं हो सकती है, और ट्यूनिंग ही मेन चीज़ है हारमोनियम की। हारमोनियम तो बहुत लोग बना लेते हैं, लेकिन ट्यून करने वाला आपको नहीं मिलेगा। ये ब्रांड हमारे यहाँ से ही चलता रहा है हमेशा, ट्यूनिंग वाला। तो आज भी हम लोगों के ख़ानदानी चल रहा, तो उसी हिसाब से होता है काम। जिस हिसाब से हमारे दादाजी, हमारे फादर के टाइम से होता था, वही आज तक के हम लोग अपने को उसी तरीके से बनाए हुए हैं। ट्यूनिंग भी उसी तरीके से होती है, सब कुछ उसी तरीके से काम करते हैं हम लोग। उसमें कोई बदलाव नहीं है। जो तरीका उनका था वही तरीका आज भी चला आ रहा है हमारे काम का। दुकान की दीवारों पर करीने से उन लोगों की तस्वीरें सजाई गई हैं जिनका कभी न कभी इस दुकान पर आना हुआ, या फिर जिन्होंने इस दुकान से अपने संगीत के साज को ट्यून किया। संगीतकार नौशाद तो इस दुकान पर काम भी करते थे। जिस टाइम पे हमारे दादाजी के साथ काम करते थे, उस टाइम पे उनकी उम्र हो गई 16-17 साल की। तो हमारे दादाजी उनको अपने साथ ले आते थे, अपने साथ लगाए रहते थे, अपने साथ काम सिखाया उनको। लेकिन काम के साथ साथ उनको दिलचस्पी म्यूज़िक से बहुत ज़्यादा थी दिलचस्पी, तो वो म्यूज़िक की तरफ ज़्यादा ध्यान देते थे, काम की तरफ कम ध्यान देते थे। उसके पर उनको डांट भी पड़ती थी, सब कुछ होता था, उसके बावजूद भी वो मानते नहीं थे। बड़े बड़े उस्ताद थे लखनऊ में, उनके पास चले जाते थे और अपना सारा समय उन्हीं के यहाँ बिता करते थे। तो उनको ढूंढा जाता था, फिर कहाँ है तो मालूम देता था कि फला उस्ताद के बैठे हुए सीख रहे हैं वो बैठे हुए। तो ऐसे ही उनकी ज़िंदगी चला करती थी। लेकिन मेन जो थे वो मामू ही थे उनके, जो इस लाइन में भी लाए थे उनको। बिना मामू के वो कुछ भी नहीं हो सकते थे। वक्त के साथ पीले पड़ चुके कागजों को जब दुकान के मौजूदा मालिक संभालते हैं, तो हिंदुस्तान में संगीत के हर प्रमुख नाम का इस दुकान पर पता मिलता है। तबले में थे हमारे यहाँ वाजिद खलीफा थे, वो आते थे। अहमद जान थे, रकबा साहब थे, वो आते थे। बिरजू महाराज का ख़ानदान पूरा आज तक के आता है, समझ लीजिए। अब उनसे अच्छा तो नृत्य में कोई है ही भी नहीं, बिरजू महाराज। ऐसे ही बहुत आते थे। तलत महमूद साहब ने हमारे दादा से हारमोनियम बनवाते थे। तो ये सब ऐसे ही सब जो जितने भी नामी गिरामी से सब ज़्यादातर हमारे दादा के पास आते थे। देखिए मैम, मैं 2011 में लखनऊ में आया और मैं चूँकि म्यूज़िक लवर हूँ, मेरा बच्चा भी म्यूज़िक सीखता है। तो जैसे ही मैं आया तो मैंने पता करनी चाहिए यहाँ पे कौन सी दुकान है। तो मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, तो मेरे ऑफिस में बहुत लोग म्यूज़िक लवर हैं, तो उन लोगों ने मुझे यही दुकान रिकमेंड करी और तब से मैं लगातार इस दुकान में आता हूँ। यहाँ की चीज़ें जो है मतलब बहुत क्वालिटी में बहुत बेटर हैं और जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हैं सब ट्यून वगैरह करके आते हैं। और थोड़ा हम लोगों का ये भी लगाव है कि नौशाद जी ग्रेट म्यूज़िक कंपोज़र, तो उनका भी इफेक्ट है, उनसे हम लोग इतना प्यार करते हैं। और ये बहुत पुरानी दुकान है मैम, बहुत अच्छी दुकान है।
यहाँ ये समझना जरूरी है कि दुकान का काम ही उसका नाम है। नौशाद के मामा की दुकान है, नौशाद यहाँ काम करते थे या यहाँ बड़े बड़े कलाकार आते थे, ये काफी नहीं है। असल में इस दुकान में काम की जो क्वालिटी लगातार मेंटेन की गई है, वही इसकी पहचान है। हारमोनियम की समझ, संगीत की समझ और पुश्तैनी ज्ञान ने दुकान की पहचान को मजबूत बनाया है। संगीत में आए बदलाव के लिए दुकान ने खुद को वक्त के साथ बदला है, लेकिन अभी भी क्लासिकल म्यूजिक और उसका अहम साज हारमोनियम ही इनकी मुख्य विशेषता है। देखिए, आजकल ट्रेंडिंग चल रहा है गिटार, कीबोर्ड और ड्रम्स वगैरह, लेकिन आदमी जब बुनियादी संगीत सीखता है या बुनियादी संगीत अगर सीखना चाहता है तो वो हारमोनियम से ही हो सकता है। और ये वक्ती है कि हाँ, आदमी अपना शौक़ पूरा कर ले गिटार वगैरह पे, लेकिन अगर शास्त्रीय संगीत में उसको अपना करना है तो वो जो है हारमोनियम से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। और जब हारमोनियम की बात आती है लखनऊ में, तो हमारे अल्लन साहब एंड सन्स इस फर्म से अच्छा कोई हारमोनियम नहीं आपको दे सकता है। परफेक्ट 440 की ट्यूनिंग पे, जो कि आज ज़रूरत है इंटरनेशनल ट्यूनिंग के, तो वो हम लोग देते हैं यहाँ पे। करीब 100 साल का भरोसा, 3 पीढ़ियों की लगन, ये साख पाने के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ा है। अब अजमतुल्लाह की बेटी भी वायलिन सीख रही हैं। लगता है संगीत का सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा। उसने गजल छेड़ी, मुझे साज देना, जरा उम्रे रफ्ता को आवाज देना। संगीत के लिए साज जरूरी है और साज के लिए वो कारीगर जो साज को सुरीला बना दे। अल्लन साहब एंड सन्स के परिवार ने उनकी सुरीली विरासत को आज भी संभाल कर रखा है। कैमरामैन गौरव गुप्ता के साथ गुड न्यूज टुडे के लिए लखनऊ से शिल्पी सेन। बच्चा भूखा होता है तो रोता है, आदमी गुस्सा होता है तो चिल्लाता है, कोई खुश होता है तो मुस्कुराता है, दुखी होने पर उदास हो जाता है। मतलब लिफाफा देखकर समझ में आ जाता है कि चिट्ठी में क्या है। लेकिन जब बात बिजनेस की हो या फिर किसी और चीज की हो तो ये एक नजर में पहचान बना लेना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। पहले लोगों के काम करने के तरीके की उनकी यूनिक पहचान होती थी, लेकिन आजकल तो इसके लिए बाकायदा कंपनियां बन गई हैं। आपको हम ले चलते हैं पुरानी दिल्ली। वहां एक सज्जन पकौड़े बनाते हैं, खौलते तेल में हाथ डालकर देखते हैं कि पकौड़ा पका है कि नहीं। क्या करते हो भैया, ऐसे कैसे कर लेते हो? अरे भैया, ये उनका स्टाइल है, जो उनकी काम के प्रति लगन का नतीजा है। इसमें आज की तरह कोई स्टंट नहीं है, दिखावा नहीं है, एकदम सच्चाई है। देखते हैं। मेरा नाम दीपक है। ये शॉप हमारी अराउंड 1960s में स्टार्ट हो गई थी, उससे पहले ही 1955 आप कह सकते हो। मेरे ग्रैंडफादर ने इसको स्टार्ट किया था, तो उन्होंने बहुत छोटे स्केल में स्टार्ट किया, एक छोटी सी कार्ट में स्टार्ट किया, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली वो फेमस होते गए। तो एक पॉपुलर डिश उन्होंने फिश फ्राई का इन्वेंट कर दिया। तब से लेके अब तक, अब 65 ईयर्स हो गए, हम रोज़ इसी काम को एवरीडे एक ही जॉब करते हैं। हमारे यहाँ चिकन, फिश, मीट एंड ऑल करीज मिलती हैं, सारा नॉनवेज आइटम्स होता है। तो फ़िश फ्राई हमारा सबसे ज़्यादा फेमस है। तो जब हमारे ग्रैंडफादर ने स्टार्ट किया तो उन्होंने एक अट्रैक्शन, वो गरम खोलते तेल में फ़िश हाथ डालकर फ़िश को फ्राई कर लेते थे। तो उसको देखते हुए बहुत लोग दूर दूर से आते थे और उनको रिक्वेस्ट करते थे। तो जब क्राउड इकट्ठा होता था तो वो उनको समझाते थे कि तेल बिल्कुल ठंडा है। तो इस वजह से इन्होंने एक ट्रेंड ऐसा स्टार्ट किया कि वो तेल जबकि 200 डिग्री 250 डिग्री गर्म होता है, बट वो उसको खौलते तेल में हाथ डाल कर निकालते थे। तो तब से फिर मेरे फादर ने भी सीखा, मेरे फादर से फिर मैंने भी किया। तो अब हम 3rd जनरेशन है जो इस काम को कर रहे हैं। तो इट्स बीन 70 ईयर्स कि हम इस शॉप को रन कर रहे हैं और एवरीडे ये एक्टिविटी होती है। और जो भी हम खाना बनाते हैं वो फ्रेशली एवरीडे बेसिस पे बनाते हैं। तो 9 o'clock 10 o'clock तक हम सब कुछ सेल ऑफ कर देते हैं।
क्वालिटी में हम कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। बहुत फेमस अट्रैक्शन है कि वो खौलते तेल में हाथ डाल कर निकालते हैं। दूसरा फ्रेशनेस है, और हमारे जो अपने स्पाइसेस हैं सब कुछ हम अपना प्रिपेयर करते हैं। हमारा कोई आउटसोर्सिंग या किसी चीज़ पे हम डिपेंडेंसी में नहीं है। तो एक फ्रेश फूड मिलता है हर एक को, तो कस्टमर्स को बहुत अच्छा लगता है और वो इसको पसंद करते हैं। और जो टेस्ट हमारे ग्रैंडफादर से चलता आ रहा है वही टेस्ट और ट्रेंड को हम मेंटेन करते हुए आ रहे हैं अभी तक। ग्रैंडफादर को देखते थे, फिर फादर को देखते थे, उनको देखते देखते मैं भी सीख गया। तो जब हम फादर के साथ साइड पे खड़े होते थे काउंटर पे, तो वो गर्म फिश को हम भी पैक करते थे। तो हमें एक प्रैक्टिस होती गई। एक बार मैंने ट्राई किया, मेरा हाथ बंद हुआ, दूसरी बार ट्राई किया, फिर ऐसे करते करते मेरे को भी प्रैक्टिस हो गई। अब कुछ नहीं होता, अब हम ये इतना पूरा हाथ में तेल में डाल सकते हैं। नहीं, अब डर नहीं लगता, बर्निंग सेंसेशन होती है लेकिन जलता नहीं है। हमें गर्म फील होता है, बस गर्म तक ही फील होता है वो। ये हमें बहुत प्रैक्टिस हो गई। ऐसा नहीं कि हम बहुत छोटे थे तब से शॉप पे आ रहे हैं, तब से काम करते आते हैं, तो हमें कुछ नहीं होता। जब गरम फिश हम पकड़ते थे, ये देखो ये हमारा हाथ है। कि हमने अपना माइंड प्रिपेयर कर लिया कि गरम इतना ही है, तो 200 डिग्री 250 डिग्री जो भी होता है वो हम उसको मैनेज कर सकते हैं। ऑल ओवर दी वर्ल्ड से आते हैं, जितने फॉरेन टूरिस्ट हैं, एवरीबडी नोज। जो इस पॉइंट पे आएगा उसको पता है कि यहाँ के अट्रैक्शन, मेन पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन क्या है। वो हमें आते ही, जितनी फैमिलीज आती हैं, जितने दूर से लोग आते हैं, वो हमें रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये करके दिखाइए हमें। मेन अट्रैक्शन हमारी कस्टमर्स की, तो हम उसको तोड़ नहीं सकते, जिन्होंने हमें 70 ईयर्स अब तक हम ऑपरेट करते हुए आए हैं। एक जब हमारे यहाँ क्राउड लग जाता है तब लोग कहते हैं कि जल्दी करो, तब हम उनको एक हाथ डाल कर दिखाते हैं कि देखो तेल ही ठंडा तो फिश कैसे फ्राई होगी, जबकि वो एक्चुअल में 200-250 डिग्री गर्म होता है और वो हमारा कुकिंग प्रोसेस चल रहा होता है। तो वो एक अट्रैक्शन चलते चलते एक बहुत फेमस होता गया ये। जो हमारी इस दुकान की अट्रैक्शन है कि खोलते तेल में हाथ डालकर फिश निकालते हैं, वो यही करने जा रहे हैं हम। ये देखिए, ऐसे ही हम कस्टमर्स को दिखाते रहते हैं, उनकी डिमांड्स आती है और हम दिखाते रहते हैं। बेसिक से मसाले होते हैं, अजवाइन है, पीली मिर्च है, बेसन है, जो हर घर में अवेलेबल होता है, लेकिन इसको सही क्वांटिटी में यूज़ करना वही किस फिश को हमारी मेन टेक्निक है कि किस क्वांटिटी में और कब मैरिनेट करना। ना हमारा सॉल्ट ज़्यादा होगा, ना मिर्च स्पाइसेस ज़्यादा होंगे, अजवाइन के प्रॉपर फ्लेवर्स होते हैं, और वही होता है कि वो फ़िश का अपना फ्लेवर निकालते हैं। फ़िश के अपना टेस्ट होता है जो खाली कुछ मसालों से वो एनहांस होके अच्छे से रोस्ट और फ्राई कर सकते हैं। हम लोग इसको बेसन में अजवाइन के साथ इसको मिक्स करके मैरिनेट करके चलते हैं। 10 से 15 मिनट में फ्राई हो जाता है। तो हमारे राउंड्स चलते रहते हैं, जैसे जैसे ऑर्डर्स होते हैं हम उसको वैसे वैसे फ्राई करते रहते हैं। ये चीज़ जब से हमारे ग्रैंडफादर ने स्टार्ट किया तब से यही चल रहा है। उन्होंने ही हमें सारे स्पाइसेस के बारे में सिखाया, सब कुछ सिखाया, तो वैसे ही हम सीखते सीखते आगे बढ़े हैं। बिल्कुल जैसे उन्होंने हमें ट्रेन किया था, हम उसी स्टेप को ही फॉलो करके चलते हैं। ये जनरेशन टू जनरेशन चल रहा है, तो मैंने भी इसको कंटिन्यू कर लिया। तो ग्रैंडफादर फादर अब हम हो गए, तो इसलिए कर रहे हैं इसको एज इट इज़, वैसे का वैसे ही चल रहा है। दो ब्रांचेस है, एक करोलबाग है, एक पश्चिम विहार है। लेजेंडरी ब्रांच यही है जो शुरू से चल रही है। पश्चिम विहार को 3-4 साल हो गए सेटअप किए हुए, तो उसके साथ साथ हम अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं। हमारा सीजनल काम होता है, विंटर्स में ज़्यादा डिमांड्स होती है, समर्स में इतना वो नहीं होता। समर्स में फ़िश का काम नहीं होता, उस डिमांड से मतलब नहीं होता। जितना हम काम कर सकते हैं हम उतना ही करते हैं। हमें ऐसे नहीं कि हम 11 बजे तक ले, हम 9:30-10 बजे तक अपना पैकअप कर लेते हैं। इतना पॉपुलर जॉइंट हो गया कि अब हमें एवरीबडी नोज अस बाय द फेस। हम कहीं पे जाते हैं तो दूर से ही हमें कॉल करते हैं, तो एक अच्छा फील करते हैं हम इसको। जो पहचान है, जो नाम है, वही एक हमारे कस्टमर्स का भरोसा है। हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स की मेहनत ने हमें यहाँ तक पहुँचाया कि वो कस्टमर्स को हमारे पे बहुत बड़ा विश्वास होता है कि जो भी क्वालिटी मिलेगी वो अच्छे से मिलेगी। तो वो एक जो भरोसा है, हम उस भरोसे को ही कंटिन्यू रखते हैं, उस भरोसे को तोड़ नहीं सकते। वही एक हमारी पहचान है। आगे हमारी ग्रोथ और फ्यूचर वही है। जेब में पैसे के हिसाब से लोग ब्रांड पहनते हैं। उनको लगता है कि ऐसा करके उनकी इज्जत का प्रमोशन हो गया है। भले पैसे खर्च हो गए, उनकी पर्सनालिटी
का सम्मान जो है वो बढ़ता रहना चाहिए। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि ये जो रुतबा बढ़ाने का रेडीमेड फॉर्मूला है, इसके पीछे वजह क्या है? एक दुकान है, उसकी कहानी में आपको इन सवालों का एक सीधा सादा जवाब मिलेगा। साथ में चलते हैं। एक ऐसे टेलर जिनके पिता से लेकर आज उनके बेटे तक सभी यूनिफॉर्म्स बना रहे हैं जल थल वायु सेनाओं की। यहाँ सारी रैंक्स मिलते हैं, सारे ऑनर्स मिलते हैं, सारे बैजेस मिलते हैं। ये एक गौरव दिखाता है इस देश का और उसका हिस्सा है फैज साहब। फैज़ मोहम्मद, मैंने अपने फादर से काम सीखा था, हाजी शेर मोहम्मद। आगरा के रहने वाले थे वो। आगरा से ग्रुप कैप्टन सुपुर करते, वो स्टेशन कमांडर रेस कोर्स में आए थे। तो उनसे मिलने के लिए आए तो उन्होंने किसी से बात की थी कि टेलर की कमी है, फौजी टेलर नहीं मिलते अच्छे टेलर। तो उन्होंने किसी आदमी ने जाके बताया उनको ऐसे वैकेंसी है और वो साहब दिल्ली से गए हैं, वो काम देना चाहते हैं। तो उनके दिल्ली आए, दिल्ली की मुलाकात की, उन्होंने बात की। बात करने के बाद उन्होंने कहा कल से स्टार्ट कर दो। तो फिर 1 महीने बाद उन्होंने आए और काम स्टार्ट कर दिया। 1963 से 1963 एयरफोर्स न्यू दिल्ली। मेरे को 45 साल हो गए, उससे पहले फादर थे, उन्होंने 30 साल वो भी करके चले गए। तो उनके बाद मेरे को 45 ईयर्स हो गए इंडिपेंडेंट अपना काम करते हुए। तो उनके बाद मैंने 1972 से अकेले दुकान साउथ ब्लॉक में स्टार्ट की थी, जो वहाँ 20 साल तक रही। उसके बाद सेना 1 की ब्लॉक आर्मी हेडक्वार्टर के कैंटीन के सामने वहाँ भी 20 साल चलाई। 20 साल के बाद अभी यहाँ एच ब्लॉक सिक्योरिटी ऑफिस के साथ शिफ्ट हो गया हूँ मैं। हमारे पास आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड का यूनिफॉर्म का मटेरियल और एसेसरी मिलती है। जैसे कैप बैज है, पी कैप है, कॉलर डॉग्स है, रिबन्स है, मेडल्स है, साइड कैप है, बैरी कैप है, पी कैप है, कैप बैज है, रिबन, मिनीचर मेडल। मैं इंडियन एयरफोर्स में रहा हूँ एज ए कॉपर और 1976 में मेरी पोस्टिंग हुई थी यहाँ पे एयरफोर्स स्टेशन में। मैं रहता था रेस कोर्स में। इनकी दुकान भी वहाँ हुआ करती थी पहले, तब से मैं इनको जानता हूँ। ऐसी सुविधा और कहीं पर भी इस तरीके से मिल नहीं पाती, क्योंकि ये एक तरह से ऑल इन वन इनके पास हिसाब है। आर्मी का, नेवी का, एयरफोर्स का, तीनों की ड्रेसेस, तीनों के जो रैंक्स हैं और फॉर्मेशन साइंस है, ये सारी की सारी जो है ना इनके पास अवेलेबल रहती है। और जो चीज़ यूनिक कोई कुछ बनवाना चाहता है तो वो इनके पास कारीगर है, वो यूनिक चीज़ें भी बनाते हैं पूरी की पूरी। तो जैसे ये आपके मेडल्स होते हैं, मेडल्स जो है ना सबके अलग अलग बनते हैं, तो उसके लिए कारीगर है इनके पास, वो बना करके उनको जो है देते हैं सबको। और ये बड़ी, क्योंकि मैं भी फोर्स में रहा हूँ, तो फोर्स के अंदर में क्या होता है कि टाइमली एग्जीक्यूशन बहुत ज़रूरी है। कल को अगर मुझे जो है मेडल्स लगा के जाने हैं तो कल जाने हैं, तो वो टाइम स्पैन जो है ना मेंटेन करना, अब एक टेलर शॉप पे ही हमें डिपेंड करना पड़ता है। तो इसके बाद इतना प्रेशर होने के बाद भी ये बड़े प्रेम से जो है ना सबको अटेंड करते हैं और काम करते हैं। मैंने आर्मी चीफ की भी सिली है, एयर चीफ की भी सिली है, नेवी चीफ की भी सिली है, जिनके सर्टिफिकेट मेरे पास है। आर्मी चीफ जो प्रेजेंट है उनके फादर क्या हुआ काम किया, वो एयरफोर्स में थे, वहाँ भी मैंने उनका काम किया हुआ है। चीफ बने थे, उन्होंने बुलाया था मेजरमेंट के लिए, मेजरमेंट लेके आया था मैं। वो पहले से भी जानते थे और उनको बताया भी था मैंने, ये पहले आर्मी मेडिकल पोस्टेड थे, मैंने आपके फादर का काम भी किया। तो वो बात ध्यान थी उनको, जैसे चीफ बने, बाई चीफ थे वो, उन्होंने बुलाया, बताया, फिर कह रहा वो कैसे फादर के बारे में पूछा, मेरे बारे में पूछा, मेजरमेंट दिया, फिर बताया। फिर उनके फादर से ही मिलकर आया था मैं, तो उन्होंने पहचान लिया कि हाँ पुरानी बातें याद। और यहाँ सीनियर अफसर सारे ही आते हैं, जैसे कि लेफ्टिनेंट जनरल पुरी हैं, उनके फादर का काम भी है, जेके पुरी, उनके बच्चे का काम किया, 3 जनरेशन का काम किया हुआ मैंने। और काफ़ी सीनियर लोग आते रहते हैं, उनके सर्टिफिकेट भी हैं मेरे पास। अफसर के तो आपने रिस्पेक्ट देना ही है, जो अफसर्स नहीं हैं उनको भी उसी रिस्पेक्ट से ये बात करते हैं, अटेंड करते हैं पूरा का पूरा।
काम करते हुए अच्छा लगता है। फौजी आते हैं, देखते खुशी होती है कि देश की जो जिम्मेदारी है, तो उनको देखकर उनका काम करने में अच्छा गर्व महसूस होता है। ये फ्लाइंग अफसर की है, ये एयर कमांडर की है, ये AVM एयर वाइस मार्शल, ग्रुप कैप्टन एयर मार्शल, ये आर्मी की है लेफ्टिनेंट कर्नल, और ये नेवी की है कैप्टन, और ये आर्मी की है मेजर जनरल, मेजर जनरल, और ये नेवी की है नेवी की रियर एडमिरल, नेवी रैंक्स, और ये नाइजीरियन रियर एडमिरल। ये जो डेपुटेशन पे होते हैं ना एम्बेसी के अंदर, DA डिफेंस एडवाइजर, तो वो लोग भी यहाँ श्रीलंका, नाइजीरिया ये रैंक वगैरह लेने के लिए आते रहते हैं। जो चीज़ नहीं है हम तैयार करा कर भी देते हैं। ये मेडल आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड के हैं। इनके जहाँ जहाँ सर्विस की है उसके मुताबिक ऑर्डर देते हैं और हम बनवा के उनको प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे ये नागालैंड है, ऑपरक्षक है, JNK है, ILT है, ये 20 ईयर्स 9 ईयर्स है। ये कोस्ट गार्ड का रिबन है, कोस्ट गार्ड का रिबन है, ये डेली यूज करने वाले। ये कोस्ट गार्ड का पायलट विंग है, पायलट पहनते पायलट। ये फील्ड मार्शल की है, रैंक है, कॉलर लगाते हैं। ये चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की है, कॉलर लगाते हैं। ये नेवी के एपलेट ADC लगाते हैं, और ADC और SO। ये टेबल फ्लैग है कोस्ट गार्ड का। ये रिबन है आर्मी नेवी की ये E का विंग है इंजीनियर्स का, और ये S का विंग सिग्नल्स का है, ये नेविगेशन का है, ये ATC, ये कैप बैज, ये पैरा विंग है। ये कोस्ट गार्ड की रैंक है अधिकारी की। ये कोस्ट गार्ड कमांडेंट रैंक है। ये कोस्ट गार्ड IG की रैंक है। ये नेवी की रियर एडमिरल रैंक्स है। ये डिप्टी कमांडेंट्स नेवी की है। ये DIG सीनियर कोस्ट गार्ड, ये लेफ्टिनेंट कमांडर नेवी, ये कोस्ट गार्ड प्रधान अधिकारी, ये IG कोस्ट गार्ड, ये कैप्टन DIG कोस्ट गार्ड। ये मेडल है अधिकारी, ये मेडल कोस्ट गार्ड के हैं। OP पराक्रम अंडमान 50 ईयर्स, कोस्ट गार्ड सिल्वर जूबली 20 ईयर्स 9 ईयर्स। ये एयरफोर्स की मैच 10 की रैंक है, ग्रुप कैप्टन। जैसे शाहरुख खान फिल्म्स सीरियल बना रहे थे, फौजी, उसकी सारी यूनिफॉर्म मैंने बनाई है। यूनिफॉर्म से लेकर शूज़, बेल्ट, रिबन, मेडल्स, पूरे जितने भी डेकोरेशन आइटम थे वो मैंने सप्लाई किए थे उनको उस टाइम की। विशाल के मतलब दो हैं, हिंदी में बड़ा कहते हैं और उर्दू में कहते हैं विशाल का मिलना। तो वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं विशाल के नाम से। तो ऐसा BISAL होता है, BISHL, विशाल होगा विशाल। वो गालिब का शेर है ना, ये न थी हमारी किस्मत के विशाल है यार, होता उसका विशाल है। अच्छा, इसीलिए ये नाम पड़ गया विशाल। विशाल से फिर लोगों ने विशाल कर दिया, HP डाल दी उसके अंदर, तो विशाल हो गया। विशाल, हाँ विशाल, हाँ। बच्चों का दिल भी यही काम कर रहे थे, तो इसी में मन लग गया, उनको आगे जाने की सोचा भी नहीं। और ये भी ठीक है, चल रहा है पीढ़ियों से काम, तो आगे बढ़ाने के लिए। एक बेटा मेरे साथ है, वो ये है, बाकी तो नहीं दो करते दूसरा काम, जिनसे लोग मिलने के तरसते हैं, जिनके कंधों में देश का पूरा भार है और हम उनकी वर्दी बना रहे हैं, तो बड़ी खुशी होती है, अच्छा भी लगता है। हम इतने बड़े अफसर का काम कर रहे हैं, तो आगे भी ये काम ऐसे ही चलता रहेगा। उम्मीद तो करते हैं, देखो आगे भगवान के मालिक क्या होता है, उम्मीद करते हैं चलता रहे ऐसे ही, यादें ताज़ा होती रहे। ये वर्दी देश के शौर्य और पराक्रम की कहानी सुनाती है और फैज साहब इन कहानियों का अहम हिस्सा हैं, जो जल, थल, वायु की यूनिफॉर्म सजाते भी हैं और हम सभी को उनकी पराक्रम की कहानियाँ सुनाते भी हैं। कैमरा पर्सन रितेश मिश्रा के साथ श्रुतिका, दिल्ली, गुड न्यूज़ टुडे। बने रहिए मेरे साथ गुड न्यूज़ टुडे पर। जारी है देश की बात एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना
वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है। देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर। हमारी नजर से कोई भी खबर बचती नहीं, चाहे कहीं कोई खबर वायरल हो रही हो या कोई न्यूज ट्रेंड कर रही हो। खबरों के मेन्यू में लंच टाइम पर हम परोसेंगे ऐसी खबरें जो आपके काम की हैं, आपके सरोकार की हैं। मैं शगुफ्ता और मैं आदिति लेकर आएंगे आपके लिए सिर्फ GNT पर। दुनिया अच्छाई पर टिकी है। बुराई तो इंसान को डराती है, लेकिन अच्छाई दुनिया चलाती है। मैं आनंद भट्ट आपके लिए लेकर आऊंगा अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। कुछ ऐसी खबरें जिनके पीछे छिपी हो गुड न्यूज और जो बदल दे आपका नजरिया। हम लेकर आएंगे ऐसी खबरें, अच्छी खबर सच्ची खबर, हर रोज रात 8 बजे GNT पर। एक सोच अच्छी और सच्ची जो छोटी है पर होती है, जुड़ती और जोड़ती है, बिखर कर अनंत हो जाती है, कई सांचों में ढलती है, धुंधलाती है पर ओझल नहीं होती, आहट से आवाज बनती है, उम्मीदों का आकाश बनती है। देश से संवाद है हमारी ये सोच, एक शुभ शुरुआत है हमारी ये सोच, अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत। GNT गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। नमस्ते, मैं हूँ ईरा त्रिवेदी। आइए मेरे साथ चलिए योग की यात्रा पे रोज सुबह 8:25 पर सिर्फ GNT गुड न्यूज टुडे पर। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है। देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर। हमारी नजर से कोई भी खबर बचती नहीं, चाहे कहीं कोई खबर वायरल हो रही हो या कोई न्यूज ट्रेंड कर रही हो। खबरों के मेन्यू में लंच टाइम पर हम परोसेंगे ऐसी खबरें जो आपके काम की हैं, आपके सरोकार की हैं। मैं शगुफ्ता और मैं आदिति लेकर आएंगे आपके लिए सिर्फ GNT पर। दुनिया अच्छाई पर टिकी है। बुराई तो इंसान को डराती है, लेकिन अच्छाई दुनिया चलाती है। मैं आनंद भट्ट आपके लिए लेकर आऊंगा अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। कुछ ऐसी खबरें जिनके पीछे छिपी हो गुड न्यूज और जो बदल दे आपका नजरिया। हम लेकर आएंगे ऐसी खबरें, अच्छी खबर सच्ची खबर, हर रोज रात 8 बजे GNT पर। एक सोच अच्छी और सच्ची जो छोटी है
पर होती है, जुड़ती और जोड़ती है, बिखर कर अनंत हो जाती है, कई सांचों में ढलती है, धुंधलाती है पर ओझल नहीं होती, आहट से आवाज बनती है, उम्मीदों का आकाश बनती है। देश से संवाद है हमारी ये सोच, एक शुभ शुरुआत है हमारी ये सोच, अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत। GNT, गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। नमस्ते, मैं हूँ ईरा त्रिवेदी। जब हम किराने का सामान लेने जाते हैं तो तेल, मसाला, पापड़, आटा, चीनी, चाय की पत्ती, टूथपेस्ट, डिओड्रेंट, सबका अपना अपना ब्रांड होता है कि भाई टूथपेस्ट तो यही वाला चाहिए, चाय की पत्ती तो भैया यही डालना। और हाँ, जब आंख खुले और अखबार पढ़ रहे हों तो दिन की शुरुआत उसी के साथ होनी चाहिए। तो ऐसा क्यों होता है भाई? ऐसा इसलिए होता है कि उन चीजों में आपके लिए कुछ खास होता है जिससे वो आपके दिल और दिमाग पर कब्जा कर लेती है। ये कैसे होता है? आइए आपको एक कहानी से समझाते हैं। गाड़ी हम सभी चलाते हैं, लेकिन गाड़ी का मालिक होना और उस गाड़ी को अपने मन मर्जी के मालिक होकर चलाना दो अलग अलग चीजें हैं। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने वाले हैं जो पंजाब से ताल्लुक रखते हैं। पंजाब में डगडग करते हुए ट्रक और ट्रैक्टर की आवाज को उन्होंने अपने दिल में उतारा और अब उस दिल की धड़कन को वो बुलेट के जरिए सुन रहे हैं अपने एक नए और अनोखे अंदाज में। कैसे? चलिए देखते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल आनंद, रॉयल बुलेट एक्सेसरीज वर्ल्ड करोल बाग से। दोस्तों, हम लोग 1964 से आप लोगों की सेवा कर रहे हैं। पहले 4 व्हीलर मॉडिफाइड करते थे, कार्स, प्रीमियर, एम्बेसडर, पद्मिनी, फिएट, और उसके बाद 91 के अंदर हम लोग ले आए कंप्यूटराइज मशीन्स जर्मन से। क्रिप्टन की मशीन्स आई जिन्होंने लोगों को बताया कि 4 व्हीलर की कंप्यूटराइज व्हील अलाइनमेंट बैलेंसिंग कैसे होती है, स्कैनिंग कैसे होती है। फिर वक्त चेंज हुआ। 2015-16 में हम लोगों ने रॉयल एनफील्ड, होंडा, जावा की एक्सेसरीज एंड मॉडिफिकेशन स्टार्ट कर दी और आज रिजल्ट आपके सामने है। जब हम बड़े हुए तो हमने पापा को कहा कि पापा कुछ टेक्नोलॉजी नई लेके आते हैं, नया ज़माना है। 1988 में हमने अप्लाई किया था जर्मन में। 1991 में कंप्यूटराइज मशीन्स आई थी और वो युग था मारुति सुजुकी का। फिर हमने उसके अंदर बड़ी मेहनत करी। तो हम लोगों ने 2015-16 में रॉयल एनफील्ड से रिलेटेड जितनी भी मॉडिफिकेशन, लीगल मॉडिफिकेशन, इसमें 2 चीज़ें होती हैं, लीगल और इलीगल, लेकिन हमने लीगल मॉडिफिकेशन पे ध्यान दिया और अपने स्टोर को रन किया और आज आप लोग प्यार करते हैं रॉयल बुलेट एक्सेसरीज वर्ल्ड को, रॉयल बुलेट फैमिली कहते हैं। पंच दरियावादी धरती पंजाब, वी बिलोंग्स फ्रॉम पंजाब। और पंजाब में ना बुलेट नहीं कहते हैं, बुल्ट कहते हैं। तो जब बुल्ट का नाम आता है तो डुग 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 वो साउंड आपके अंदर आ जाती है। तो वो बुल्ट जो है ना हमारे यहाँ पर है, धड़कनों में चलती है, क्योंकि ट्रैक्टर चलाना है तो वही साउंड आनी है और अगर खेतों में काम करना है तो वही साउंड आनी है। तो वो साउंड जो है ना वो सिर्फ बुल्ट में हमें मिलती है। इसलिए हमारा जो पहला इश्क है वो बुल्ट है। अब रॉयल बुलेट क्यों स्टार्ट हुई, इसके ऊपर एक जो है बहुत बड़ी बात है कि हम लोगों ने जब राइडिंग करते हैं तो राइडिंग में कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अब वो सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए हमने पापा से रिक्वेस्ट करी कि पापा 4 व्हीलर के साथ मुझे रॉयल एनफील्ड की मॉडिफिकेशन का काम करने दिया जाए। और उस चीज़ ने हमें आज यहाँ तक पहुँचा दिया कि कस्टमर्स हम पे फेथ करते हैं और हम वो प्रोडक्ट लगाते हैं जिसमें राइडिंग करते हुए कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो इस पैशन ने हमें रॉयल बुलेट परिवार बना दिया, रॉयल बुलेट फैमिली बना दिया।
ये है ज्वेलरी शॉप फॉर राइडर्स फॉर बाइकर्स। हर एक चीज आपको यहाँ अवेल हो जाती है जब आप राइडिंग पे जा रहे हैं, चाहे वो हो आपके ये मास्क या हो आपके ग्लव्स, वो सारी चीजें आपको एक ही जगह पे मिल जाती हैं, जिसमें आपको पूरी की पूरी गारंटी मिलती है कि ये जो स्टफ है आपको राइडिंग में कभी प्रॉब्लम नहीं देगा। जब आपको क्वालिटी मिलती है तो आपको प्रमोशंस की जरूरत नहीं पड़ती है। मेरी जो प्रमोशंस है वो राइडर्स जब इकट्ठे बैठ के चाय पीते हैं ना तो बोल देते हैं कि रॉयल बुलेट पे चले जाना, वहां पर ये सामान मिलेगा। तो क्वालिटी बहुत बड़ी चीज होती है। आप अगर कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं या बेचते हैं, अगर आप क्वालिटी प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आपको कभी भी किसी भी डिजिटल प्रमोशन इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी और रीजनेबल प्राइस पे काम कीजिए। क्वालिटी मैटर्स। एक समय के लिए क्वालिटी आप मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग चलना है तो उसके लिए आपको बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। मशक्कत का मतलब ये है कि जो फैक्ट्रीज हैं जहाँ सामान बनता है उनके ग्रेड चेक करने पड़ते हैं कि क्या ग्रेड का सामान है, क्या ग्रेड का सामान नहीं है। और जब वो यहाँ फैक्ट्री से हमारे पास पहुँचता है तो भी चेक करना पड़ता है। हल्का सा भी कोई प्रॉब्लम होती है मतलब एज सून एज पॉसिबल उसको रिवर्ट कर देते हैं, चाहे वो कस्टमर को डिलीवर भी हो चुका हो, हम वापस मंगा लेते हैं। लीगल मॉडिफिकेशन कर रहे हैं और उसको आप लॉन्ग राइड पे ले जाएं, इस तरीके की मॉडिफिकेशन। मतलब आप ये देखिए कि राइडिंग के अंदर आईपीएस हैं, आईएएस हैं, जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, हाई कोर्ट के जजेस हैं, मतलब जो सर्जरी के डॉक्टर्स हैं इतने बड़े बड़े वो भी राइडिंग करते हैं। एडीएम हैं, एसडीएम्स हैं, वो सारे के सारे अपने अकॉर्डिंग अपनी बाइक बनवाते हैं कि कमल हमें इस तरीके की बाइक बनवानी है, उसके अंदर ये चीज़ें चाहिए, हमें पिछली सीट नहीं चाहिए या किसी को पिछली सीट चाहिए। तो फिर वो डिफरेंट तरीके की मॉडिफिकेशन हम लोग लेके आते हैं, क्योंकि बाइक्स का क्रेज हमारे इंडिया में इतना है कि छोटा सा बच्चा बुलेट के ऊपर बैठ के डुर कर रहा होता है, जबकि उसके पैर ब्रेक्स पे नहीं आते, लेकिन उसकी चाहत होती है। जैसे कि ये 2004 मॉडल गाड़ी, ये मेरे राइट हैंड साइड पे है, ये 2004 है, लेकिन उनको चाहिए था सिंगल सीट एंड क्रोम के अंदर। देखिए बिल्कुल डिफरेंट लुक आई है और ये सिंगल सीट है, इसमें पीछे सीट नहीं है। कमल भैया पीछे हमें जो टायर चाहिए वो थोड़ा सा ब्रॉड चाहिए, वो भी हमने देखे ट्यूबलेस और बहुत शानदार इसकी लुक दी है। और ये देखिए बिल्कुल 2004 मॉडल लगती नहीं है कि ये जावा पिराग है जो कि ब्रांड न्यू शोरूम से आई थी। और ये हमारे एडवोकेट साहब हैं जिनकी गाड़ी है। अब इसमें टैंक जो है बिल्कुल डिफरेंट हो गया है, इसमें साइलेंसर, हैंडल, फ्रंट की लाइट्स बिल्कुल डिफरेंट है। और एक मॉडल बड़ा हिट हुआ जिसका नाम था कबीर सिंह। जी हाँ, और आप लोगों के आशीर्वाद से कबीर सिंह के अंदर जो सीट्स लगी हैं वो रॉयल बुलेट एक्सेसरीज वर्ल्ड की लगी हैं और ये कबीर सिंह का जो है मॉडल हम लोगों ने रेडी किया। ऐसे कई सारी बाइक्स रेडी होके जा चुकी हैं। बात वहीं आती है कि आप अपनी बाइक को इसलिए मॉडिफाइड कराते हैं कि वो थोड़ा सा डिफरेंट दिखे। 1996 में हम फ्लाई कर गए न्यूजीलैंड और जो सिटी थी वो ऑकलैंड में मोबिल का सर्विस सेंटर, कारों का सर्विस सेंटर, जहाँ पे हम लोगों ने मतलब मैंने वहाँ पर काम किया 1.5-2 साल। उसके बाद फिर इंडिया हम लोग वापस आ गए क्योंकि कुछ जो है एटमॉस्फेयर हमें इंडिया का ही अच्छा लगा, इसलिए इंडिया में आके फिर हमने इसको इम्प्रोवाइज करके मॉडिफिकेशन में हमने डाल दिया और हम लोग इस पोजीशन पे हैं कि सब लोग कहते हैं वाह कमल भाई वाह। तो आपने देखा कि किस तरह से कमल ने क्वांटिटी और कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते हुए हर बार एक नया इम्प्रोवाइजेशन किया और वो भी रिस्क को लेते हुए। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि कमल ने जो है कभी भी अपनी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उनको इस मुकाम तक पहुंचने के लिए किसी भी बड़े मार्केटिंग ब्रांड की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इसके लिए उनकी मेहनत, लगन और लोगों के विश्वास और भरोसा ही काफी था। वीडियो जर्नलिस्ट हितेश के साथ गुड न्यूज टुडे के लिए तेजरी पुरंदरे। तो अगली बार अगर आपको कोई चीज बहुत नहीं लगे तो अपने ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स से उसके बारे में बात जरूर कर लेना। आपको पता चलेगा कि ये तो जिंदगी की एल्बम की कोई पुरानी तस्वीर है जिसे कलर करके बाजार में वापस उतारा गया है। तो देश को समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। ऐसी कोई कहानी अगर आपके पास है तो मुझे स्क्रीन पर लिखे ईमेल एड्रेस पर जरूर भेजें। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।